डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बताएंगे आपको कि कृषि जगत में क्या कुछ नए कार्य किए जा रहे हैं जिससे इसमें और भी ज्यादा विकास हो सके। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी के साथ। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी सेगमेंट में हम आपको जानकारी देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं, किस तरह के बदलाव हो रहे हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में और भी अधिक विकास हो सके, हमारे किसानों की खेती किसानी और भी अधिक उन्नत हो सके। तो किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, आइए जाने हमारे सेगमेंट में। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, इसीलिए सरकार इस आधार को और मजबूत करने के लिए नित्य नए प्रयास करती रहती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना है जो फसलों को वित्तीय सुरक्षा देती है और वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत मौसम की मार के चलते बर्बाद हुई फसलों का बीमा किया जाता है और किसानों को होने वाले नुकसान के बदले में आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। 2016 से शुरू हुई इस योजना का लाभ देश भर के किसान ले रहे हैं। आइए जानते हैं किस आधार पर फसल बीमा का लाभ लिया जा सकता है। इस समय कई राज्यों में किसान खरीफ की बुआई कर रहे हैं। किसान धान, मक्का, बाजरा, कपास जैसी खरीफ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 है। इस योजना के तहत बुआई के 10 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। किसान खरीफ के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके अलावा किसान को बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। पंजीयन के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विधियां अपना सकते हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े, आइए जानते हैं। खरीफ 2020 में कुल 403,09,000 किसानों ने पंजीयन कराया। रबी 2021 में कुल 189,01,000 किसानों ने पंजीयन कराया। इस तरह 2020 में खरीफ के लिए 272,05,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ। वहीं रबी सीजन 2020-21 के लिए 150,09,000 हेक्टेयर के लिए पंजीयन हुआ। खरीफ 2020 में 5,134 करोड़ का भुगतान किया गया। अगर फसल किसी प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो जाती है तो सबसे पहले 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी, जिसके बाद बीमा कंपनी किसी अधिकृत व्यक्ति को खेतों का मुआयना करने के लिए भेजती है और फिर अधिकृत व्यक्ति खेतों में खराब हो चुकी फसलों का आकलन करता है। आकलन के आधार पर बीमा कंपनी को रिपोर्ट भेजी जाती है। इन सब प्रक्रियाओं को पूरा होने के बाद किसान को उनकी खराब फसल का मुआवजा मिलता है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, यानी कि जानकारी हासिल करने का पशुपालन के संबंध में। जी हाँ, हमारे कई किसान हैं जो पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं, अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन इस आमदनी को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है अगर सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन कार्य कर लिए जाएं और वैज्ञानिकों की सलाह ली जाए। तो क्या है हमारे वैज्ञानिकों की सलाह पशुपालन के संदर्भ में, आइए जाने हमारे सेगमेंट के जरिए। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वह उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। मोतियों के बाजार में अच्छी मांग होने के कारण इससे बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। किसान मछली पालन के साथ साथ भी सीप पालन कर सकते हैं। इसके लिए जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां बांस गाड़कर और दोनों ओर से रस्सी बांधकर उस रस्सी में सीप को लटकाया जाता है और करीब 8 से 10 माह में सीप मिल जाते हैं। सीप के साथ ही मछली पालन भी चलता रहता है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीप और मछली पालन में अलग से कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। कम जगह में अधिक आय संभव, सीप पालन में काफी आसान। इसे शुरू करने में लागत कम आती है। मछली के साथ सीप पालन कर सकते हैं। सीप पालन के लिए तालाब में 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए। इस तालाब में सबसे पहले चूना डाला जाता है। इसके बाद खाद डाली जाती है जिसमें गोबर की या सूकर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरिया भी डालें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पादप प्लावक होने चाहिए। इस तरह छोटे तालाबों में करीब 30 से 35 हजार सीप पाले जा सकते हैं। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियानस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं।
शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महीने बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस माह में या फिर कहें कि इस वर्तमान समय में किस तरह के पशुपालन संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, आइए जानने के लिए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021 जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब,
सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे कामयाब किसान से, जानने का उनकी सफलता की दास्तान के बारे में, उनकी मेहनत किस तरह से रंग लाई है, इन तमाम बातों के बारे में आइए जानते हैं हमारे सफल किसान से, मुलाकात करते हैं उनसे। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं जो साथ साथ चले तो देर सबेर ही सही लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों का हमेशा से साथ देती आई हैं, हर उतार चढ़ाव में कदम से कदम मिलाते आई हैं। लेकिन इस अथक प्रयास में मिली सफलता का श्रेय सिर्फ पुरुषों को मिलता आया है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब पुरुष न सिर्फ अपनी अर्धांगिनी की सहायता ले रहे हैं बल्कि उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान दंपति से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने हर कदम पर एक दूसरे का साथ देकर ऊसर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया और इनके इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज मुझे IRI का नवोवेशी पुरस्कार से नवाजा गया है। पुरस्कार मुझे ऑर्गेनिक खेती और मरुस्थल में स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए दिया गया है। साथ ही मैं वर्षा जल संरक्षण कर रहा हूँ और जैविक कल्चर और काढ़े जो हैं मैं खुद का बना रहा हूँ। रोगों और कीटों से लड़ने की जो क्षमता है वो जैविक पदार्थ में बना रहा हूँ। साथ ही मेरे खेत में लगभग 15 प्रकार की सब्जियां हैं। जो वर्षा जल जो है वो 75 लाख लीटर वर्षा जल में इकट्ठा करता हूँ और उस वर्षा जल के अंदर मछली पालन भी कर रहा हूँ। साथ में मछलियों का जो वेस्टेज पदार्थ होता है वो फसल के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में होता है और जो मेरे खेत में वेस्टेज पदार्थ है वो मछलियाँ के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ में मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट इकाई है, एजोला इकाई है और ऑर्गेनिक गेहूँ है। ये सारे मेरे पास में हैं और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप केमिकल फार्मिंग को छोड़कर आप जैविक खेती की तरफ जाएं। खेती किसानी के अंदर विशेष तौर से मैं महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। हमारे लगभग राजस्थान ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं कि सभी जगह महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। महिलाएं अगर खेत का काम करती, घर का काम करती है तो किसान खेत का काम करता है और उसको हर समय महिला की पूर्ण रूप से मदद की आवश्यकता होती है। और आज मैं समृद्ध किसान के रूप में आपके सामने हूँ। गंगाराम जी जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा इस दंपति ने पशुपालन भी कर रखा है। उनकी पत्नी बताती हैं कि वो इस समय 3 पॉली हाउस में खेती कर रही हैं। इसके अलावा वो कई तरह की विदेशी सब्जियां भी उगा रहे हैं जिसे शहर की बड़े बड़े होटलों और मॉल में भेजा जाता है। क्या कहना है गंगाराम जी की पत्नी का, आइए सुनते हैं। मैं एक महिला किसान होने के नाते सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि महिलाओं के बिना कोई की घर का काम अधूरा है। किसान के साथ जो एक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के किसान महिला चल सकती है वो हर क्षेत्र में होता है। अपनी सारी किसानी खेती जो होती है महिला के ऊपर डिपेंड करती है। पुरुष खेत में काम करता है तो महिला भी पशुपालन करके या घर के अन्य काम करके, महिला एक चौके बर्तन तक या रसोई तक ही सीमित नहीं है। आज हर फील्ड में महिलाएं आगे आ रही है। शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे खेती का क्षेत्र देख लीजिए, आगे बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रही है। इसमें हम जैसे प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम दूध बेचते हैं, दूध के द्वारा हम घी बनाते हैं, उसके द्वारा हम पनीर बनाकर भी मार्केट के अंदर अच्छी वैल्यू मिलती है और हमारा जो जैविक प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट के अंदर उतारते हैं। सेपट दंपति ने राजस्थान की धरती पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर बाकी किसानों के सामने एक मिसाल कायम की है। उनके इस प्रयास से साफ जाहिर होता है कि किसान चाहे तो विपरीत परिस्थितियों में भी सार्थक प्रयास कर सफलता हासिल कर सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी सफलता को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत जरूर बनाएंगे।
हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और किसी भी समय कहीं पर भी आप हमारा ये कार्यक्रम गांव किसान देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।